लेक्चर नंबर 9। कल हम लोगों ने दो एंथैल्पी करी थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। श्रेया बताएंगी कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या था, बता दीजिए फिर स्टार्ट करें। अरे कुछ तो सुना तो होगा कुछ, गौरांगी बोलिए। अरेंज हाँ वही बात, एक ही बात हो गई। कितना कंपाउंड लोगे, किसकी प्रेजेंस में जलाओगे। प्रोडक्ट 1 मोल बनेगा कि रिएक्टेंट 1 मोल लेंगे। रिएक्टेंट जिसको जलाना है आपको, ऑक्सीजन तो जलाने का काम कर रही है, जिसको जलाना है, जिसका कंबशन करना है, वो कितना लेना है आपको, 1 मोल, है ना। उसके 1 मोल के कंप्लीट कंबशन के लिए इन एक्सेस ऑफ एयर जितना हीट निकलेगा उस हीट को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है। और फॉर्मेशन में हम लोग बोलते थे अगर किसी कंपाउंड का 1 मोल बनाना है आपको फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो उससे जो हीट निकलती है या जो हीट देनी पड़ती है, फॉर्मेशन में कभी कभी निकलती कभी देनी भी पड़ सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है, उस हीट के अमाउंट को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। अब आज हम लोग करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इट इज, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एसिड है, अगर वो किसी बेस से रिएक्ट कर रहा है, मान लीजिए NaOH से रिएक्शन करता है, ये बनाता है सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है। एक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ, और क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर मान लो आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का लेते हो और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का लेते हो, इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने पे जितनी हीट बाहर निकलेगी उस हीट को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जब भी न्यूट्रलाइज होगा तो जितनी हीट बाहर निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, when 1 gram equivalent of acid and base neutralizes each other, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर एसिड और बेस का एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, देन हीट इवॉल्व्ड is called enthalpy of neutralization. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। जितनी हीट निकलेगी इस प्रोसेस में, जो भी हीट निकलेगी उसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
कोई समस्या हो तो बोलिए। डेफिनेशन सबको क्लियर है? डेफिनेशन सबको क्लियर है? हाँ, हीट निकलेगी। जब भी किसी एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो हीट निकलती ही है। ये लिख दिया ना डेल्टा एच, एक ही बात। इसी को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे देखो, नोट हो गया ये? इसी रिएक्शन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम अभी तो हमने बोला 1 ग्राम EQ इसका और 1 ग्राम EQ इसका, दोनों के रिएक्ट करके जितनी हीट निकालेंगे न्यूट्रलाइजेशन से उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलोगे। दूसरा बोल सकते हैं हम लोग, इसी को हम लिख सकते हैं NaOH को लिख सकते हैं Na+OH-, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और HCl को हम लोग लिख सकते हैं H+ और Cl-। जब ये सोल्यूशन में जाता है तो ये NaOH बनाता है और Na+ और OH- के फॉर्मेट में रहता है। लेकिन ये जो हमारा H+ और OH- है ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं H2O। मतलब उस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिखा हमने? Na+ प्लस OH- प्लस H+ प्लस Cl-। यहाँ पे OH नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? Cl-, गलती से लिख दिया। Na+ बना, Cl- बना और तीसरी चीज क्या बनी? H2O। दूसरी डेफिनेशन इसकी लिखते हैं हम लोग, when acid react with base and formation of 1 mole of H2O occur, formation of 1 mole of H2O occur after neutralization। न्यूट्रलाइजेशन होने पे अगर H2O का 1 मोल बन रहा है तो जितना भी हीट निकलेगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देन हीट इवॉल्व्ड is called enthalpy of neutralization। यानी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की दो तरीके से डेफिनेशन दी गई। एक बार आपने बोला एसिड और बेस को रिएक्ट कराओ, अगर 1 मोल H2O बन जाता है तो जितनी हीट निकलेगी उसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दूसरी डेफिनेशन बोली एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जितनी हीट निकलेगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है बात? मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हमसे? मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे किसी भी चीज को? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है गिवन मास डिवाइडेड बाय, जैसे मोल निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। अब दो डेटा है वो अपने को ध्यान रखने हैं, उतने से अपना काम बन जाएगा। पहला लिख लीजिए व्हेन, फर्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखिए, व्हेन strong acid and a strong base, strong acid and a strong base react with each other
when a strong acid and a strong base react with each other, strong acid and a strong base react with each other, कभी भी अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग है तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लगभग फिक्स रहता है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है, देन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स अमाउंट होता है। ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ये होता है -57.1 किलो जूल पर मोल। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो लगभग इतनी फिक्स वैल्यू है, इतनी हीट निकलेगी। अगर 1 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है तो इतनी हीट निकलेगी, 57.1 किलो कैलोरी, है ना, किलो जूल। इसकी वैल्यू कभी कभी क्वेश्चंस में किलो कैलोरी में भी पूछ लेते हैं, तो वो वाली भी याद रखते हैं। आई थिंक दैट इज 13.7। कहीं लिखा है, डेटा देखो, ये किलो जूल वाला डेटा है, सब जगह किलो जूल ही दे रहा है। चलो डेटा नोट करा देंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं कैलोरी को किलो जूल में भी, लेकिन ठीक है अभी डेटा नोट कर। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 57.1 इतनी हीट निकलेगी, माइनस में इसलिए क्योंकि हीट निकल रही है। अगर इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, वीक एसिड वीक बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले लो, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो ये वैल्यू 57.1 से कम आती है ना। तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, वीक बेस ले लो, उसका न्यूट्रलाइजेशन कराओ, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराओ, या वीक एसिड और वीक बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराओ। ये तीनों जो केस है, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में 57.1 है, बाकी तीनों केसेस में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ये जो होता है लेस देन 57. इससे कम आती है हीट, जो निकलेगी वो इससे कम होगी। कहीं 55.2 होती है, कहीं कुछ होती है, अलग अलग वैल्यूज आती है, वो याद नहीं रखनी अपने को, ये याद रखना है कि इससे कम वैल्यू आएगी, माइनस में ही आएगी, इससे कम होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई यहाँ पे ये वैल्यू कम क्यों हुई, स्ट्रॉन्ग वाले केसेस में ज्यादा क्यों थी, और जो जैसे ही आपने कोई इसमें वीक बेस ले लिया, इसमें वीक एसिड ले लिया, इसमें दोनों ही वीक ले लिए, तो ये वैल्यू कम क्यों हुई, है ना। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एंटाइटी होती है, वो सोल्यूशन में पूरे तरीके से आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने का मतलब है कि जैसे मान लो हमने बोला HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, तो HCl का अगर 100 मोल लोगे ना और सोल्यूशन में उसको देखोगे तो वो 100 H+ और 100 Cl- बना रहा है। तो 100 मोल लिए तो 100 H+ और 100 Cl- बना रहा है, इसका मतलब वो पूरा पूरा अपने आयंस में टूट जाता है। लेकिन जो भी आप वीक लोगे, जैसे मान लो एसिटिक एसिड आपने ले लिया, तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है। अब एसिटिक एसिड का ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने 100 मोल लिए तो सपोज वो 60 मोल H+ बना रहा है, 60 मोल एसिटेट आयन बना रहा है,
और आपका बाकी जो 40 मोल है वो एसिटिक एसिड के फॉर्मेट में वैसे ही पड़ेंगे, मतलब आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। तो जब उनको रिएक्ट कराना होता है तो उनके डिसोसिएशन में भी कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, कुछ एनर्जी एक्सपेंड हो जाती है। इसलिए जब वहां पे हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं तो 57.1 से कम आता है। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि रीजन बताइए, अगर आप एक को भी वीक ले लेते हो या दोनों को वीक ले लेते हो तो वैल्यू 57.1 से कम क्यों आती है, कम हीट क्यों निकलती है? तो बोलेंगे थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट किसमें लग जाता है, जो वीक पार्ट है उसको आयनाइज करने के लिए, आयंस में ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे छोटू सा रीजन लिखेंगे, some amount of energy is used in ionization of weak acid और weak base। जो भी वीक है उसको आयनाइज करने में, आयंस में तोड़ने के लिए लग जाती है। क्योंकि अगर वाटर बनना है तो पहले टूटता है, जैसे NaOH है तो वो पहले टूटेगा Na प्लस OH माइनस में, HCl है तो वो टूटेगा H प्लस Cl माइनस में, फिर HCl का H प्लस और NaOH का OH माइनस मिलके ही तो वाटर बनाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। जब तक NaCl, जब तक ये NaCl आपका ब्रेक, NaOH आपका ब्रेक नहीं होगा तब तक NaCl कैसे बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, Na प्लस अलग हुआ, OH माइनस अलग हुआ, H प्लस अलग हुआ, Cl माइनस अलग हुआ, फिर Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बनाए, H प्लस और OH माइनस मिल करके क्या बनाए, H2O बनाए। अब मान लो कोई ऐसी, ये दोनों तो स्ट्रांग होते हैं, HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रांग होते हैं, तो ये अपने सॉल्यूशन में पूरा कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई वीक एंटाइटी आप ले लोगे, वीक एसिड या वीक बेस ले लोगे, तो वो क्या होता है, वो पूरे तरीके से आयनाइज नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आयनाइज करने में लग जाएगी। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, जिससे आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। ये लिख लिया स्लाइड, ये वाली स्लाइड हो गई। एग्जाम्पल लिख लो इसके कुछ। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लोगे तो अभी हमने लिया था HCl और NaOH, H2SO4 और KOH, H2SO4 और NaOH, ये सब स्ट्रॉन्ग है। HNO3 को भी स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, HNO3 और NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के। इनका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबका क्या आएगा, लगभग लगभग किलो जूल था ना। अगर आप एक वीक एसिड लेते हो, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, जैसे एसिटिक एसिड ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले, इसका हमेशा क्या आएगा, डेल्टा H लेस देन 57 पॉइंट, इससे छोटा होगा। अगर आप वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हो, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का एग्जांपल होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl H2SO4 कुछ भी ले सकते। इसका भी क्या आएगा, लेस देन 57 पॉइंट
अगर दोनों वीक ले लो, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड ले सकते हो और वीक बेस में NH4OH। इसमें भी डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या आएगा, लेस देन 57.1 किलो जूल पर है। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा कमाल पॉइंट की बात इन्होंने करी है। ठीक है, सब डेटा में हमने बताया सब 57.1 से कम है, लेकिन सबसे कम किस में आएगा, लास्ट वाले में, क्योंकि दोनों पार्ट वीक है ना, तो दोनों को आयनाइज करने के लिए एनर्जी लग जाएगी। ठीक है रिंज, उस पर रख के लिखो, नहीं लिख पा रहे? खुश हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं इतना बढ़िया? कोई एनसीईआरटी लाया है? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं, बॉन्ड हेबर साइकिल सिखाया था ना आपको, बॉन्ड हेबर साइकिल सिखाया था, उसमें लैटिस एंथैल्पी। ठीक, एक बार सिखा दिया तो दोबारा जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट एंथैल्पी पे आ जाते हैं। तो बहुत, इसमें तो बहुत कैटेगरी, अपन प्राइम कर रहे हैं, बाकी सब में ध्यान रखना है 1 मोल कंपाउंड। जो प्रोसेस देंगे, जैसे सब्लिमेशन दे रहे हैं तो 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करो गैस में, जैसे दे दिया वेपराइजेशन तो 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट कर दो गैस में, वेपर में। जैसे दे दिया फ्यूजन तो 1 मोल सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दो, लिक्विड में, है ना। टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना होता है, वही बताने जा रहे हैं हम आपको। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एक ही तरीके की है, ऐसे कॉलम बना के लिखेंगे। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, प्रोसेस तो सब लोग जानते ही हैं कौन कौन सा क्या क्या होता है ना, प्रोसेस पता है सबको। अभी मिले नहीं, तुम लोग को मिल गए? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है देखो, अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्यूजन का मतलब सॉलिड टू लिक्विड है, तो हीट देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी हीट। हीट गिवन व्हेन 1 मोल solid converted into liquid at its melting point। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करो किसमें, लिक्विड में, किस पॉइंट पे, टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो हीट जितनी देनी पड़ेगी उसी को क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ऐसे लिखते हैं।
सॉलिड टू लिक्विड। वेपोराइजेशन में क्या हो जाएगा, लिक्विड टू क्या बनाएंगे, गैस बनाएंगे ना। तो इसमें हीट गिवन when 1 mole of liquid converted into gas at its boiling point, heat supplied is called enthalpy of vaporization। डेल्टा एच वी ए पी लिख दिया, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, डेल्टा एच वी ए पी। स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो एच नॉट कर सकते हैं। वो मेल्टिंग पॉइंट पे था और ये किस पे है, बॉइलिंग पॉइंट। एक मेल्टिंग पॉइंट पे था और दूसरा किस पे है, बॉइलिंग। सब्लिमेशन में क्या करना है, डायरेक्टली कन्वर्ट करना है सॉलिड को, किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली गैस में। तो लिखिए व्हेन 1 मोल जो प्रोसेस है उसी अकॉर्डिंग लिखना है आपको, टेम्परेचर का ध्यान रखना। when 1 mole of solid directly converted into vapor one mole solid directly converted into vapor at a temperature below its melting point। अब की बार टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। सब्लिमेशन मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इस प्रोसेस में जो हीट सप्लाई होगी इसको क्या बोलोगे, हीट सप्लाइड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ sublimation। Heat supplied is called enthalpy of sublimation। कोई समस्या? अब जो प्रोसेस दिया हो ना उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बहुत सारी एंथैल्पी जो आपकी रिफ्रेशर बुक्स वगैरह हैं इसमें बहुत सारी दे रखी है ना। एनसीईआरटी में जो दी थी और उसके अलावा भी जो थी वो मैंने बता दी आपको, एक बार और चेक कर लेते हैं। इसमें शायद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दी। बुक दूसरी आ गई, चलिए कोई रह जाएगी तो बाद में करवा देंगे, बाकी वैसे हो गई है। एक और करवा देते हैं। क्या बोलते थे उसका, अच्छा सा नाम था, एंथैल्पी ऑफ, अच्छा सा नाम है उसका। एक रह गई, एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप में चेंज। इससे रिलेटेड एक लॉ है वो करते हैं, हेस लॉ, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन।
ये करा भी चुके हैं शायद आपको बॉन्डिंग में, सुना है आपने? नहीं सुना है? कराया तो है, आपने सुना नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हेस लॉ को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। सिंपल है बिल्कुल। जैसे मान लो कोई प्रोसेस हो रहा है, ए से बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे, डी से ई, फाइनली ए से स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, ई पे गया, फाइनल स्टेट ई और इनिशियल स्टेट क्या है, ई। अब अगर हम लोग बात करें कि कोई प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है, जैसे ए से बी पे जाने पे मान लो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है, बी से सी पे जाने पे एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है, सी से डी पे जाने पे एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3, और इस तरीके से डी से ई पे आने पे डेल्टा H4। अब मान लो कोई प्रोसेस ऐसा हो रहा हो कि ए से सीधे सी पे चले गए और सी से सीधे डी पे चले गए। मान लो कि ए से सी पे जाने पे डेल्टा H5 लग रहा है एंथैल्पी चेंज, और सी से अगर ई पे जाते हैं तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H6। तो ए से ई पे गए हम लोग कितने स्टेप में, अगर हम बोले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, 4 स्टेप में गए। और दूसरा ये प्रोसेस हमने ऐसा किया कि एक स्टेप 1 और स्टेप 2 में चले गए। कोई प्रोसेस आप ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा भी मिल सकता है कि ए से ई तक सीधे एक ही स्टेप में चले गए, एक ही स्टेप में चले गए, ऐसा भी हो सकता है। इसमें मान लो डेल्टा H6 आता है, एंथैल्पी चेंज 7 आता है, 6 डेल्टा H7 आता है, ठीक है। तो हेस कहते हैं, हेस लॉ क्या है, हेस लॉ ये है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस आप सिंगल स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो, सिंगल स्टेप में परफॉर्म करिए या मल्टीपल स्टेप में करिए, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में स्टेप में करिए, तो प्रोसेस तो सेम ही है। ए से क्या बन रहा है फाइनली, ई बन रहा है। तो जितने भी प्रोसेस आप लेते हो उन सब में जो आप एंथैल्पी चेंज देखोगे टोटल वो सेम रहेगा। मतलब इसको अगर हम बोले, इस पाथवे को बोले पाथवे 1, ये वाले को पाथवे 2 बोले और लास्ट वाले को पाथवे 3 बोले, तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो पाथवे 1, पाथवे 2 और पाथवे 3 यानी तीनों तरीकों से जो टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या आएगा, सेम। सेम का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि डेल्टा H7 इज इक्वल होगा डेल्टा H5 प्लस डेल्टा H6 के, और ये टोटल इक्वल होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। किसी प्रोसेस को चाहे एक स्टेप में करिए चाहे एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट करिए, टोटल जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम रहेगा। 2 बार में कर रहे हो तो 2 एंथैल्पी चेंज आएंगे, दोनों को जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा। 3 बार में कर रहे हो, 3 स्टेप में कर रहे हो तो तीनों स्टेप की एंथैल्पी चेंज को जोड़ दो, टोटल आ जाएगा। यानी टोटल हमेशा सेम रहता है। बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं, दिमाग में आई बात? प्रोसेस सेम होना चाहिए, एक ही प्रोसेस करा रहे हैं। ए इनिशियल स्टेट थी, फाइनल स्टेट कहां पे गए थे, ई पे। S7 कैसे हो गया, ए से ई पे गए, इस रास्ते से गए तो S7 लगा, इस रास्ते से गए दूसरे वाले से तो H5 और S6 लगा ना, तो H5 S6 को जोड़ोगे तो वो S7 के बराबर आएगा। इस वाले पहले से गए तो H1 H2 S3 H4 लगा, तो इन चारों को जोड़ दोगे तो इनके बराबर आ जाएगा।
यानी अगर प्रोसेस सेम है तो टोटल एंथैल्पी चेंज क्या होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात क्लियर है? अब डेफिनेशन लिख लें, इसी बात को लिखना है डेफिनेशन में। मानसी क्लियर हो रही बात? मानसी बेटा ये बहुत भारी है, किसका है? चलो लिख लो, डेफिनेशन लिखेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड total amount of heat evolved or absorbed in a reaction is same whether the reaction takes place in a reaction is same whether the reaction is in single step or multiple step। कौन सी? ये लिख लिया? इसी बात को दूसरे तरीके से लिखा है, पर ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो यही। क्या रह गया था? तो मान लो ऐसे करके आपको ए बी सी डी करके इस तरीके से कोई क्वेश्चन बना दे और आपको मान लो कि डेल्टा H1 H2 H3 दे दिया, H4 की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया और टोटल ये H7 दे रखा है, तो आप H4 निकाल लोगे क्या? हाँ निकल जाएगी, है ना? इजी क्वेश्चन ऐसे बन सकता, इजी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना। एग्जाम्पल ले ले, रिएक्शन है C+O2 gives CO2। ये अपना पेटेंट एग्जाम्पल है, बहुत यूज होगा। इक्विलिब्रियम में अमोनिया वाला N2+3H2 gives 2NH3 और इस चैप्टर में ये C+O2 gives CO2। ये बन गई। इसमें डेल्टा H मान लो दे रखा है -50 किलो जूल पर, इसके लिए इतना, ठीक। ध्यान से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहे हैं, पहला रिएक्शन ये कह रहा है। दूसरा नीचे जो रिएक्शन दिया है इसमें देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2। यानी अगर इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो तो कार्बन से अल्टीमेटली क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। लेकिन इसी रिएक्शन को दो स्टेप पे कर दिया। यहाँ पे पहले कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया पहले स्टेप में,
दूसरे स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाफ O2 फिर से रिएक्ट करके क्या बना लिए, CO2 बना लिए। तो ओवरऑल में अगर देखो तो ये यही सेम रिएक्शन है, 2 स्टेप में लिखा गया है और ये किस में लिखा है, सिंगल स्टेप में लिखा है। क्योंकि अगर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो यही रिएक्शन मिलेगी। जुड़ती कैसे है रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ो और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, इधर को जोड़ोगे C प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 बनाओगे तो O2 बन जाएगा। इधर CO है, राइट हैंड साइड में CO है तो कट जाएगा और इधर राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, CO2। यानी इन दोनों को जोड़ने पे यही रिएक्शन बन रहा है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को 2 स्टेप में दिखाया गया है। ये सिंगल स्टेप है और ये क्या है, मल्टीपल स्टेप हो गया। इसका मतलब सिंगल स्टेप में जितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, मल्टीपल स्टेप में जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा उतना ही होगा। इसके लिए डेल्टा H निकालना है, इसके लिए दिया है, इसके लिए दिया है, निकाल लीजिए जल्दी से। -20, पहला वाला रिएक्शन, इसको थर्ड रिएक्शन लिख दो, यानी कि थर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी बराबर होगी एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट और एंथैल्पी ऑफ सेकेंड के। यही बात है ना, सबको बात समझ आ रही है। थर्ड वाली थी -50, पहली वाली थी कितनी, -30, दूसरी वाली पूछी गई है तो निकल आएगी -20 आ जाएगा। कोई समस्या, ऐसे छोटू मोटू सवाल इस पे बनाए जा सकते हैं। हेस लॉ अच्छा था। हेस लॉ जो है खूब यूज होगा आपके न्यूमेरिकल्स में, चीजों में हेस लॉ का खूब यूज है। चलिए अब एक अच्छा सा सवाल करा देते हैं। करेंगे, पहले बुक का कर लीजिए फिर उसके बाद। कौन करेगा सवाल, करना नहीं है, हाँ नहीं बोल पा रहे तुम लोग, हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो, कल से सवाल करवा रहे हैं, क्या कर रहे हो तब से, कल से प्लस माइनस ही तो कर रहे हो, इजी तो है। हाँ क्यों नहीं बोल रहे कोरांगी, कौन करेगा का मतलब कैसे बोलना होता है, मैं करूंगी, लड़के बोले मैं करूंगा। चल एक पहले बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं कोई PYQ करेंगे इस पे। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब आपको सिखाते हैं असली जो सवाल आता है इसमें। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। अच्छा, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी का निकालना है ना, तो तुरंत पहला काम करना होता है, अपने को इक्वेशन लिख लेना होता है उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। CH4 बनना है तो कार्बन क्या होगा, ग्रेफाइट प्लस 2H2 गिव्स क्या बन जाएगा, CH4। ठीक है, इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। चमेली का तेल लगा, डेटा क्या गिवन है देखिए, 3 डेटा दिए हुए हैं, बड़े सस्ते सुंदर टिकाऊ, नोट करते हैं। चलिए फिर देखते हैं कौन करके बताता है जल्दी से। 3 डेटा दिए हैं प्यारे प्यारे, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस
CO2 गैस बन रहा है, डेल्टा H लिखा हुआ है, इसके लिए भी बताते क्या है वैल्यू। H2 प्लस हाफ O2, H2O लिक्विड बन रहा है, इसके लिए भी डेल्टा H किया हुआ। और तीसरा दिया है CH4 प्लस 2O2, फिर CO2। हाँ, CH4 का निकालना। क्या क्या गिवन है ये बता रहे हैं आप। इस रिएक्शन के लिए भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तीनों के लिए दे रहे हैं। पहले वाले के लिए दिया है -393.5, दूसरे वाले के लिए दिया है -285.8, 285.8, तीसरे वाले के लिए दिया है -890.3। चलिए अब देखो अपने को करना क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। आपको सबसे पहले जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है ना, उसका इक्वेशन लिख लीजिए, और जो आपको इक्वेशंस दिए हो उन इक्वेशंस को प्लस या माइनस करके उस इक्वेशन को बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब अपने को निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, तो इसके लिए हम लिखेंगे टारगेट इक्वेशन। टारगेट बोलते हैं, टारगेट इक्वेशन का मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी बोलिए। तो क्या बनेगी, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2, ये अपना दिमाग लगा के अपने को करना पड़ेगा, ये बनेगी। ठीक, यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इसका रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए हमको डेल्टा H निकालना है, यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यूज क्या करना है अपने को, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके प्लस करो, माइनस करो, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो, इसको यूज करके ये वाली इक्वेशन बनानी है। ठीक, तो देखो अगर ध्यान से फर्स्ट इक्वेशन में तो कार्बन सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड में है, अपने को इक्वेशन में जो टारगेट है उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। अगर साइड सेम होती है तो उस इक्वेशन को प्लस करते हैं। तो ये वाली पहली इक्वेशन है, यहाँ पे हमको लेफ्ट में सॉलिड दिख रहा है, कार्बन सॉलिड यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं आपको, फर्स्ट लिख लिया प्लस में, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखो, H2 है, हाफ O2 है, अपने को लेफ्ट हैंड साइड में H2 चाहिए तो, लेकिन कितनी चाहिए, 2 मोल चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ही H2 है, लेकिन क्या है आपकी 1 मोल है। इसका मतलब इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में ही चाहिए तो प्लस ही करेंगे, तो 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में अगर देखो तो CH4 लेफ्ट हैंड साइड में है 1 मोल, यहाँ पे CH4 ही चाहिए लेकिन राइट हैंड साइड में चाहिए। इसका मतलब थर्ड वाली इक्वेशन अगर साइड अपोजिट हो जाए तो थर्ड वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस। अब क्या करेंगे, जो हमने ऊपर लिखा है वही इस इक्वेशन में करके देख लेते हैं, और पूरी इस तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ के देखते हैं कि क्या ये वाली टारगेट अपनी मिल रही है क्या। अगर टारगेट मिल जाएगी तो अपने बात बन जाएगी। क्या जोड़ के देखेंगे ना, अभी जोड़ने जा रहे हैं अगली स्लाइड पे, क्योंकि CH4 लेफ्ट हैंड साइड में है, टारगेट में हमको कहाँ चाहिए, राइट हैंड। अगर साइड चेंज हो रही तो माइनस करो।
अगर डबल चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर हाफ चाहिए तो 2 से डिवाइड करो। ठीक, करें अब इक्वेशन को। फर्स्ट मल्टीप्लाइड प्लस सेकंड करना है, माइनस थर्ड करना है, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन बोलिए, अरेंज फर्स्ट प्लस 2 का मल्टीप्लाई सेकंड में -3, यही करना है ना। पहले लेफ्ट हैंड साइड बोलिए फर्स्ट का, कार्बन प्लस, फिर लेफ्ट हैंड साइड बोलिए सेकंड का, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2H2 प्लस, फिर उसके बाद माइनस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड बोलिए, माइनस कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है थर्ड इक्वेशन का, CH4 माइनस में हो जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा 4। लेफ्ट हैंड साइड का काम तमाम हो गया। अब राइट, ये 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का करोगे तो बहन, अब राइट हैंड साइड में भी यही करें। राइट हैंड साइड बोलिए पहले इक्वेशन की, CO2 सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ रहा है 2H2, और थर्ड में CO2 है और H2H2O है, माइनस करना पड़ेगा। माइनस साइन लगा दिया उसमें, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखो, CO2 प्लस में CO2 माइनस में कट जाएगा, 2H2O प्लस में 2H2O माइनस में कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड पूरी जीरो हो गई। जीरो तो होती नहीं है, तो जो चीजें आपकी यहाँ पे माइनस में उसको राइट हैंड साइड में लेते जाएंगे। अब यहाँ पे भी कुछ कटेगा, ये देखो O2 और O2 2O2 बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 2O2 है तो कट जाएंगे, तो बना क्या अपना फाइनल इक्वेशन, C प्लस 2H2 और CH4 को उधर लेते जाओ तो प्लस में आ जाएगा, टारगेट बन गया। अब इसी टारगेट इक्वेशन के लिए डेल्टा H निकालना था। जो चीज आपने इक्वेशन में की है वही चीज आप किसके साथ कर सकते हो, डेल्टा H के लिए। फाइनल इक्वेशन निकालने के लिए हमने ये ऑपरेशन किया था, फर्स्ट प्लस 2 इंटू सेकेंड माइनस थर्ड, यही चीज आप उसके डेल्टा H में भी कर सकते हो, इसका डेल्टा H निकालने के लिए। तो टारगेट का डेल्टा H क्या आ जाएगा, टारगेट इक्वेशन का डेल्टा H क्या आ जाएगा, वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। फर्स्ट का बोलो, फर्स्ट का डेल्टा H -393.5, सेकेंड का बोलिए -285, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड का बोलिए -8, माइनस में है और यहाँ पे माइनस करना है, माइनस थर्ड तो प्लस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन आ जाए, आंसर निकाल लेते, -74.8 आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस में दिमाग चलाना है कि टारगेट इक्वेशन कैसे बनानी है। सबको आ रहा है समझ कैसे कर रहे हैं अपन, ये जो तरीका है, ये जो चीज है इक्वेशन बना के, ये पूछते हैं कई बार, बार बार पूछते हैं, 3 इक्वेशन दे दी उससे बना। अब कौन करेगा PYQ,
इसी बेस पे। देखते हैं कोई आया हुआ है क्या तो करवा देते क्योंकि पहले तो खूब आते थे ये वाले। आप लोग घर से पढ़ के करके आते हो कुछ? हैं? कुछ पढ़ के आते हो चैप्टर को? हम्म। चलो आप देखते हैं। आप इसी तरीके का सवाल है, इक्वेशन नहीं दिया, लैंग्वेज फॉर्मेट में दिया, तो देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। इक्वेशन मैं बना दूंगी। यहाँ पे दिया एंथैल्पी ऑफ कंबशन enthalpy of combustion of propane, graphite एंड डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन का मतलब होता है H2 की बात करें, हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको, डाई हाइड्रोजन। एट 298 केल्विन आर। अलग अलग दे रखे हैं, किसके किसके कंबशन का है, प्रोपेन का है, ग्रेफाइट का है और डाई हाइड्रोजन का है ना। इनके आपको दे रखे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। पहले का दे रखा है -2220.0 किलो जूल पर मोल। ग्रेफाइट का दे रखा है -393.5 किलो जूल पर मोल। और तीसरे का दे रखा है -285.8 किलो जूल पर। पहले डेटा पे ध्यान ना दिया करिए, डेटा को तो XYZ भी मान सकते हो, पहले अपन इक्वेशन पे ध्यान दिया करें कि क्या आपने को दी गई है और क्या आपने को बनाना है। इसके बाद इन्होंने दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड बता, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब आंसर निकालने के बाद प्लस माइनस हटा दें। मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला दे रखा है, अगर आपको प्रोपेन का फॉर्मूला नहीं आता है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। पिछला क्वेश्चन इक्वेशन बना के दिया गया था, अब ये क्वेश्चन इक्वेशन बना के नहीं दिया गया है, तो मैं आपको इक्वेशन बनाती हूँ क्योंकि अभी आपको इतना आता नहीं है, तो इक्वेशन पहले लिखते हैं टारगेट। अपनी टारगेट इक्वेशन लिख लें फटाफट से। क्या बनाना है अपने को, C3H8 यानी कार्बन 3 चाहिए और हाइड्रोजन कितने चाहिए, 8। C3H8 बनेगा कार्बन ग्रेफाइट से और किससे बनेगा, हाइड्रोजन से, H2 से। तो बनाते हैं, कार्बन ग्रेफाइट के कितने ले लें, 3 मोल ले लें, C3 बनाना है तो। और हाइड्रोजन कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो 4H2 ले लें। क्या कहते हो, बोलो बच्चों। ये टारगेट बन गई अपनी। अब इसी टारगेट इक्वेशन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है आपको। इसी का क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी इसी का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना, ये कैलकुलेट करना। अब 3 डेटा दे रखे, उनको यूज करेंगे अपन और उनको यूज करके लिखा। प्रोपेन का कंबशन दे रखा है, ग्रेफाइट का दे रखा है, डाई हाइड्रोजन का दे रखा है। तो कंबशन का मतलब होता है 1 मोल को जलाने के लिए कितना चाहिए,
तो लिखते हैं उसका इक्वेशन। यहां तक बात हो गई। इसमें आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा काम बढ़ा के दिया है इन्होंने इक्वेशन, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक की आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है तो इक्वेशन लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो। C3H8 का कंबशन कराना है, कार्बन, उसके बाद किसका दिया हुआ डेटा, पहले प्रोपेन का फिर दूसरा किस, फिर ग्रेफाइट का दे रखा है। इक्वेशन लिखनी है ना 3, उसके बगल में ही तो डेटा लिखेंगे। तो कार्बन ग्रेफाइट तो CO2 में कन्वर्ट होगा सीधे सीधे। तीसरा क्या दे रखा था, हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन H2। एक बार बोलो। हाँ, क्या आपने, हाँ बोलिए बोलिए, अरे बोलो। हाँ, वो CO2 नहीं बनती, उसमें कुछ चीजें ऐसी एडेड होती हैं। जला के देखा है आपने, अभी ना जलाने लगा। चलिए, जिसका कंबशन है उसका 1 मोल लेना है, ये याद रखना है। 1 मोल इसका लिया H2 का, तो H2O बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। एक H2O बनाना है तो हाफ O2 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन एटम चाहिए। यहां से CO2 बन गया। इसका भी लिख लेते रिएक्शन। 3 कार्बन है तो 3 CO2 बनेंगे, और 4 हाइड्रोजन है तो कितने H2O बनेंगे, 4H2O। ऑक्सीजन अगर देखो तो कितने हो जाएंगे, 6 + 4 कितने हो गए, 10। हाँ, ये इसका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन के लिए डेल्टा H दिया हुआ है। इसके लिए बताओ कितना दिया है, डेटा बोलो जल्दी से। पहले वाले के लिए दिया है, माइनस में था ये सारा, तो तुमने माइनस नहीं लगाया, तीनों में माइनस लगाया। चलिए, अब इन इक्वेशन को यूज करके टारगेट इक्वेशन बनाइए। टारगेट यहां लिख देते हैं फिर से। टारगेट क्या थी, अरेंज बोलो। कहाँ ध्यान है, अरेंज, अरेंज कहाँ ध्यान है तुम्हारा, लग नहीं रहा है यहाँ पे वो। यही थी ना टारगेट, इसके लिए डेल्टा H निकालना है। इन तीनों को यूज करके टारगेट बनाइए। जो इन तीनों में मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वही ऑपरेशन किसमें करेंगे, डेल्टा H। चलिए, अनुज बनाइए, इधर उधर कोई नहीं देखेगा, अपना काम करिए। शैतानी चरम सीमा पे है बिल्कुल। लेफ्ट राइट देखते जाओ और करते जाओ, किसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, किसमें क्या करना है। देखो,
यही होना चाहिए। जोड़ घटा के देख लो, जो किया है उसको करके देख लो। कर लिया, फाइनल आ गया, ठीक है। करो जल्दी से, इजी है बिल्कुल। क्या आ रहा है सारा? पहले इक्वेशन को क्या करना है? पहले इक्वेशन को माइनस लेना है, ठीक है, क्योंकि C3H8 को राइट हैंड साइड पे ले जाना है कहाँ पे? लेफ्ट में। दूसरी में क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, ठीक है। तीसरी में 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, हाँ ठीक है। इससे बन जाएगी इक्वेशन। रफ में करके देख लीजिए कि टारगेट बन रही है कि नहीं बन रही है। फेयर में करने की जरूरत नहीं है, फेयर में तो डेटा सीधे सीधे डेटा लेंगे। तरुश्री आ रहा है, समझ आ रहा है? श्रेया आ रहा है क्या समझ? पहले सारांश ने बोला कि पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर लीजिए क्योंकि इसको राइट हैंड साइड में ले जाना है। फिर दूसरी वाली इक्वेशन को प्लस कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई करके। फिर तीसरी वाली इक्वेशन ने 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए। यही बोला ना आपने? तो जो चीज आपने इसमें की है वही डेल्टा एच में भी कर सकते हैं। अगर इससे टारगेट मिल रहा है तो इसी से टारगेट इक्वेशन का एच भी मिल जाएगा। तो पहले इक्वेशन में माइनस करना है। पहले इक्वेशन का क्या दिया हुआ है? माइनस में दे रखा है, तो माइनस करोगे तो प्लस में बन जाएगा ये डेटा। ये बन गया। दूसरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर बताते हैं। और तीसरी में क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना। अब आंसर निकाल लो, यही आंसर आएगा। प्लस माइनस इन्होंने क्योंकि मैग्नीट्यूड बोल दिया है, तो मैग्नीट्यूड बोल दिया तो प्लस में ही आएगी वैल्यू। आपकी किस में आ रही है? माइनस में आ रही है क्या आंसर? हाँ, -103.7 आ रहा है। और मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप बोल देंगे 103. डेटा क्या आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है। अब क्वेश्चन में क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना था, क्या निकालना था अपने को? आंसर में क्या देना था? डेल्टा एच एफ का मॉड निकालना है, तो मॉड देना है तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब कर लेंगे ऐसे सवाल, इजी है, बना लेंगे। अब गौरांगी देंगी आंसर अगले क्वेश्चन का। कुछ और एक दो चीज और पढ़ा दे। बॉन्ड एनर्जी पढ़ा देते, बॉन्ड एनर्जी सीख लो। क्वेश्चन नहीं करा रहे, बॉन्ड एनर्जी पढ़ा दे। बॉन्ड एनर्जी पढ़ लो, फिर उसके क्वेश्चन कल करा दो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, और क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? हेस लॉ। ठीक है, ये 2022 में आया हुआ था क्वेश्चन आपका। बॉन्ड एनर्जी, क्या बात है, क्यों हंसे जा रहे तुम लोग? किसी की तबीयत खराब है क्या? गरिमा क्या हुआ? दिमाग खराब है गरिमा तो? चलो, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड
एंथैल्पी की बात। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं? जैसे मान लो कि H2 है, ठीक है, H2 का आपने 1 मोल लिया। अब H2 के 1 मोल में अगर हम लोग बोले, ऐसे हम लोग बोलते हैं, अगर हमने बोला H2 का एक मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा तो कैसे, इसमें ये एक बॉन्ड है ना। अगर हमने बोला ये एक मॉलिक्यूल है तो ये 1 बॉन्ड होगा इसका, ठीक। लेकिन हम लोग जो बॉन्ड एनर्जी या कोई भी एनर्जी एंथैल्पी इस चैप्टर में निकाल रहे हैं, निकालते हैं, वो एक मोल के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? एक मोल के लिए। तो अगर ये H2 का आप 1 मोल लेते हो ना, तो अब ये अगर ब्रेक होगा तो हम बोलेंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसको हम बोलते हैं 1 मोल बॉन्ड। क्या बोल देंगे, वहां पे 1 मॉलिक्यूल था तो एक बॉन्ड बोल रहे थे उसको, यहाँ पे हम लोग नाम क्या दे देंगे, 1 मोल बॉन्ड, ठीक है। अब कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए उसके जो 1 मोल बॉन्ड की एनर्जी होती है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, है ना। या अगर कोई बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड कभी भी अगर बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। मान लो किसी कंपाउंड का 1 मोल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें जितनी एनर्जी निकलेगी, या किसी कंपाउंड के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको बाहर से, उसी को हम लोग उसकी बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दोनों एक ही बात, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है बात। बस यहाँ पे नई चीज हमने क्या बोला, 1 मोल की जगह हमने क्या टर्म यूज कर दिया, 1 मोल बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल की जगह हम किसकी बात कर रहे हैं, एक मोल कंपाउंड की बात कर रहे। अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बहुत ही अच्छी बात पढ़ेंगे इसमें। चलो डेफिनेशन लिखो, अच्छी सी डेफिनेशन है। बॉन्ड एनर्जी इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी bond energy is amount of energy released when one mole bond are formed from isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. क्या बोला हमने, amount of energy evolved when 1 mole bond of a molecule converted into अच्छा एनर्जी इवॉल्व है ना, 1 मोल बॉन्ड of a molecule formed from its isolated gaseous atom. जैसे मान लो हमने बोला 2 हाइड्रोजन के आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जी लिख दिया मतलब H लिख दिया मतलब एटम है, गैसियस है। अगर ये 2 यूज करोगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा, है ना। और
ये 2 मोल लिख लिया, तो ये कितना बन जाएगा, 1 मोल बनेगा। तो इसमें बॉन्ड कितना होगा, 1 मोल बॉन्ड होगा, और इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी, इवॉल्व होगी, उसी को क्या बोलोगे, बॉन्ड एनर्जी। उसी को क्या बोल दोगे, बॉन्ड एनर्जी। ये तो लिख ही चुके आप, ये लिख लो नीचे इक्वेशन बना के। बात समझ में आ रही है। जब बॉन्ड बनेगा, इसकी दो तरीके से डेफिनेशन देते हैं। ये वाली डेफिनेशन हमने दी है जब बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड बनता है तो स्टेटमेंट लिखोगे एनर्जी रिलीज और एनर्जी इवॉल्व, और जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाइड, है ना। तो इसको आप दूसरे तरीके से, इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये टूट रहा है, इसमें सिंगल आइसोलेटेड एटम में अगर टूट गया ये गैसियस एटम में, तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, सब एनर्जी गिवन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, या इसी को कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को बीई लिखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बीडी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बीडीई। दोनों एक ही बात है, अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहेगा। एक पॉइंट और समझ लो फिर छोड़ दो, न्यूमेरिकल अगली क्लास में। नोट हो गया तो बोलिए, एक पॉइंट समझा दिया जाए बस। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में 4 बॉन्ड है ना, जो देखने में आपको एक ही तरह लग रहा है। जैसे हमने एग्जांपल लिया मीथेन का, CH4 का, तो CH4 में हम लोग देखते हैं कि 4 CH चार बॉन्ड है। अगर इसका 1 मोल लोगे तो हम बोलेंगे इसमें 4 मोल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 4 मोल। जब इसको ब्रेक किया जाता है ना, तो ऐसा देखा जाता है, पहला बॉन्ड टूटा, फिर दूसरा टूटा, फिर तीसरा टूटा, फिर चौथा टूटा, एक एक करके बॉन्ड टूटा। 1 मोल बॉन्ड टूटा, सेकेंड मोल बॉन्ड टूटा, थर्ड मोल बॉन्ड टूटा, और 4th मोल बॉन्ड। तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें आपको बाहर से तो बॉन्ड CH सारे सेम दिख रहे हैं, तो सबकी एनर्जी सेम आनी चाहिए। अगर मान लो इसमें 50 किलो जूल निकल रही है, तो इसमें भी 50 निकलनी चाहिए, इसमें भी 50 निकलनी चाहिए, इसमें भी 50 निकलनी चाहिए, तो एवरेज अगर निकालोगे तो 50 ही आएगा, ठीक। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो बाहर से तो लग रहा है कि सारे बॉन्ड सेम है, सबके टूटने पे एनर्जी सेम रिलीज होगी, ऐसा नहीं होता है। सबकी एनर्जी अलग अलग रिलीज होती है। पहला बॉन्ड टूटेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी, फिर और बॉन्ड टूटेंगे तो थोड़ी कम कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब कि अब इसमें अगर बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो बॉन्ड एनर्जी तो 1 मोल बॉन्ड के लिए निकालते हैं। अब 4 के लिए मान लो पहला टूटा तो x1 वैल्यू आई, दूसरा टूटा तो x2 वैल्यू थी, तीसरा टूटा तो x3 थी, चौथा मोल बॉन्ड टूटा तो x4 वैल्यू थी एनर्जी निकलने की, है ना।
किसी में 50 निकल रही, किसी में 30, किसी में 20, किसी में 10। तो अब बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऐसे केसेस में कैसे निकालते हैं? ऐसे केसेस में जो 4 अलग अलग वैल्यूज हैं उनको सबको ऐड कर देते हैं और फिर इसका निकाल लेते हैं एवरेज। तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी या एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक टर्म इसके पहले लिख दिया जाता है क्या? एवरेज। एवरेज निकलता कैसे है? जो 4 बॉन्ड टूटे थे x1 प्लस x2 प्लस x3, जितनी भी एनर्जी चारों निकली थी उनको ऐड करके 4 बॉन्ड थे तो 4 मोल बॉन्ड था ना, 4। H2O है, OH 2 बॉन्ड है, एक ये OH बॉन्ड है, एक ये OH बॉन्ड है। एक में एनर्जी x1 निकल रही, दूसरे में x2 निकल रही। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकलेगी? x1 प्लस x2 बाई 2। और ये कौन सी एनर्जी निकलेगी? एवरेज। ठीक है, चलो आज की क्लास हो गई आपकी खत्म। डन डन डन।